नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में यूरिया की किल्लत। कई जगह पुलिस की पहरे में खाद बट रहा है। यहां लेकिन बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में किल्लत है या बनावटी किल्लत है? और आखिर किल्लत हुई तो क्यों हुई? क्या राजस्थान की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पा रही है? अगर कहीं पे कोई चूक हुई है तो वो कहां हुई है? तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पहले आपको मजमून दिखाऊंगा, फिर हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता गिरिराज सिंह जी खंगारोत हैं, भाजपा नेता ओपी यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनल पे। यूरिया खाद को लेकर अब किसानों की आंखें सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं। किसान को कर्ज माफी से राहत तो जरूर मिली होगी, लेकिन इसके साथ ही खाद का संकट उनके सामने मुंह बाहें खड़ा हो गया है। राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की बुआई हो चुकी है और फसल को खाद की जरूरत है, लेकिन खाद की कम सप्लाई ने किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। तो उधर नई नवेली सरकार के सामने भी यूरिया संकट चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन इसी बीच मामला केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार पर बनकर रह गया है और इन दो पार्टों में किसान पिस गया है। आलम ये हुआ कि अब किसान पर सियासत शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां अब अपनी रोटियां सेकने लगी हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से इस पर पहल करने को कहा है। साथ ही आरोप जड़ा है कि राजस्थान के किसानों का खाद हरियाणा को भेज दिया गया है। मैं मानता हूँ कि तकलीफ को आर्टिफिशियल पैदा किया गया है, क्योंकि उनको मालूम था गवर्नमेंट बदल रही है, जानपुर के डाइवर्ट कर जाएगा हरियाणा के अंदर। इस प्रकार की जो हरकत की गई है उसको हम दिखा रहे हैं। किसान पर सियासत जितनी तेजी से हुई, शायद राहत उतनी तेजी से नहीं पहुंची। किसानों को इस दौरान लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, तो कहीं पर लाइनों में लगने के बाद भी खाद नहीं मिला। पुलिस पहरे में खाद बंटा, लेकिन किसानों की पीड़ा पर बयानबाजी जारी है। उधर कांग्रेस का हमला भाजपा पर हुआ तो भाजपा ने भी इस मामले को काउंटर कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार दो समांतर धड़ों में बटी है, जिसका खामियाजा किसान को उठाना पड़ रहा है। तो वहीं सैनी ने दावा किया कि राजस्थान के किसानों को 2.5 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र ने 3 लाख टन यूरिया भेज दिया है। केंद्र सरकार किसानों की सरकार है, देश में कहीं भी यूरिया की समस्या नहीं है, फिर राजस्थान में ही ये नई समस्या क्यों पैदा हो गई, ये बात समझ में नहीं आती। वास्तविकता जनता का ध्यान आपसी झगड़ों से हटाने के लिए यूरिया की कमी एक बहाना बनाया जा रहा है। किसान पर सियासत ज्यादा और राहत देने की कवायद कम होती है। हालांकि इस बार सरकार ने कर्ज माफी करके राहत तो दी है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसान अब परेशान हैं, जिसका खामियाजा रबी की फसल पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, देखा आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ के हक का खाद दूसरे राज्यों में भेज दिया गया और ये कहा भी गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, भाजपा शासित राज्य हैं। बताया जा रहा है कि वहां खाद को, राजस्थान के खाद को वहां भेजा गया। खैर, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये महज एक बनावटी बात की जा रही है, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट हो, इस वजह से सब तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चलिए हम लेकिन मुद्दे पर लौटेंगे, आखिर किल्लत क्यों हुई और किसान कितना परेशान है। गिरिराज सिंह जी, आपके साथ पास आना चाहूंगा। ये बनावटी प्रॉब्लम है कि वास्तव में एक्चुअल में प्रॉब्लम है? देखिए सर, इसमें बनावटी नहीं है। वास्तव में आज राजस्थान में ये जो यूरिया की किल्लत है वो चुनाव के समय से ही जारी है। जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी किसानों को कतार में खड़े होकर और अपने खाद की आपूर्ति नहीं होने की बार बार सरकार से मांग कर रहे थे, मगर उस समय किसी भी नेता ने या जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। और जो पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की थी उसने भी व्यवस्था पे किसी प्रकार से ये इस तरीके की व्यवस्था नहीं करी जिससे किसानों को आपूर्ति मिल सके और इसका संकट गहराता गया। आज इस कदर यूरिया की स्थिति हो गई कि किसान अन्नदाता जो अपनी उपज पैदा करने के लिए एक एक खाद का कट्टा लेने के लिए माताएं बहनों के साथ में अपनी लाइनें लगा के खड़ा है। और कोटा संभाग के हरकत तो इस प्रकार से है कि सरकार ने वहां पे किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस वालों का
बल प्रयोग किया और उसमें कई महिलाएं भी घायल हुई और 2 किसान भी घायल हुए। ऐसी हरकत सरकार द्वारा आते ही करना दुर्भाग्य की बात है। और जिस सरकार ने आने से पूर्व ये कहा कि हम किसानों के हितैषी सरकार है और किसानों के लिए काम करेंगे, और आज जब 15 से 20 दिन के शासनकाल में इस प्रकार की स्थिति है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताऊंगा राजस्थान के लिए। और मैं चाहूंगा कि इसको सरकार शीघ्र से शीघ्र अगर इसको ध्यान देकर जिस प्रकार वो कह रही है कि किसानों का संपूर्ण हम हित के लिए काम करेंगे, उस हित को अगर पूरा नहीं करेगी तो आने वाले लोकसभा में उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। ओपी यादव जी हैं। यादव साहब, सीधा आरोप केंद्र सरकार पे लगा क्योंकि खाद की जो सप्लाई है उस केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य जो है वहां पे इस खाद को भेजा गया। वजह साफ थी, जो उनका अपना एक आरोप है और दावा है कि सरकार जा रही थी तो इस वजह से जानबूझ करके आर्टिफिशियल तरीके से राजस्थान को ये तकलीफ के लिए तय किया, चुना गया, या कहें कि तकलीफ को थोपा गया। देखिए, सीधा सीधा ये प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अभी उनको 15 दिन हो गए सरकार में आए हुए, उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल किया? क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक दिन भी यूरिया की किल्लत नहीं आई, खाद की किल्लत नहीं आई। क्योंकि अब किल्लत इस वजह से आ रही है कि इनकी वितरण व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से ये बना नहीं पाए, और अभी भी सरकार बनने के बाद भी, शपथ ग्रहण करने के बाद भी इनके दिल्ली से जयपुर के बीच में चक्कर लग रहे हैं, उसमें बिजी हो रखे हैं। सरकार का किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसको भोला भाला बना करके, सगुफा दे करके ऋण माफी में भी उनके साथ में धोखा किया। और अब खाद जो उसकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, जो बिना खाद के बिना उसका उत्पादन जाएगा, उस पे भी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको निश्चित रूप से नकारती है कि आज वो कहते हैं हरियाणा में भेज दिया, झारखंड में भेज दिया, तो वो उस राज्य का नाम तो नहीं लेते। कभी कहते हैं मध्य प्रदेश में भेज दिया, 2 दिन पहले उनको पता लगा मध्य प्रदेश में तो अपनी सरकार है तो वो आगे हरियाणा में भेज दिया। तो इस तरह के उलझुल ये सवाल मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, उसको कंट्रोल करें। चलिए मैं राजेंद्र जी के पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। भला हो सके। बीजेपी का साफ कहना है कि इनकी वितरण व्यवस्था में खामी रही, लेकिन आप लोगों का जो मिसमैनेजमेंट था वो केंद्र सरकार पे थोपा जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ऐसी बात है कि जहां तक वितरण व्यवस्था की बात है तो वितरण व्यवस्था राजनीतिक नहीं होती है, वितरण व्यवस्था प्रशासनिक होती है। तो अगर व्यवस्था अच्छी होती तो निश्चित रूप से यूरिया किसानों को मिलता। मैं आपका इस और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी बूंदी में और हाड़ौती में किसानों की कतारें थी और वहां पे कई दफा पुलिस के लाठीचार्ज भी हुए हैं। तो इन लोगों ने किसानों के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं निभाई है। इन्होंने पहले तो यूरिया के दाम बढ़ाए, जो दाम हमारे टाइम में 2014 में थे उससे ज्यादा दाम किए, फिर उस पे जीएसटी लगा के 12% की स्लैब में लाया। दाम तो बढ़े ही नहीं है। यूरिया के दाम इन्होंने बढ़ाए थे और इन्होंने जो 50 किलो का जो बैग था उसको घटा के 5 किलो कर दिया, 45 किलो कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किसान को ठगने के सारे तरीके अपनाए और यूरिया की जो आर्टिफिशियल किल्लत इन्होंने क्रिएट करी, क्योंकि इनको लग रहा था कि चुनाव हार रहे हैं, तो इन्होंने पूरा का पूरा ये हिसाब किताब रखा, सारा का सारा। यहाँ एक बात जानना चाहूंगा, चले चुनाव जीत और हार एक अलग बात है, उससे बीजेपी को बेनिफिट क्या होने वाला था? क्योंकि देखिए एक बात कहना चाहूंगा, 4 दिन में पहले अगर सरकार फोन होती है और अगर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट की जाती है तो सीधा ठप्पा केंद्र सरकार के माथे पे जाता है। ये बात 4 दिन के अंदर तो नई सरकार कुछ कर नहीं सकती। ये किल्लत 4 दिन की नहीं थी, ये किल्लत पिछले 1-2 महीने से चल रही थी। इन्होंने सुचारू नहीं रखा था इस सिस्टम को। हाँ। और ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बयान देते हैं, जबकि इन्होंने यूरिया की आपूर्ति करी नहीं। और कहने को ये कहते हैं कि साहब 2,70,000 मेट्रिक टन की व्यवस्था थी, जरूरत थी, और उसके बदले में 2,89,000 का इन्होंने व्यवस्था करी। तो वो जो व्यवस्था करी वो गया कहां? हम ये जानना चाहते हैं कि वो यूरिया गया कहां? श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में। श्याम जी, अपने अपने दावे हैं। बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, और कांग्रेस का कहना है कि कुछ भाजपा शासित राज्यों के अंदर इस खाद को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें हरियाणा भी एक है। देखिए दिक्कत कहां रही है? ये योगेंद्र जी, दोनों ही सरकार की कमियां तो रही है, इसमें 2 राय नहीं। आपने एमओयू समय पे नहीं किया,
जब समय पर अगर आप केंद्र राज्य सरकार क्योंकि बीजेपी की थी और केंद्र भी बीजेपी का था, एमओयू नहीं हुआ, एमओयू नहीं होने के कारण चुनाव में भूल गए सब, क्योंकि उनको तो ये चाहिए नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि सरकार हमारी रहेगी नहीं रहेगी। तो ये बात तो सही है कि आप आंकलन करना था पुरानी वाली सरकार को कि कितना हमारा किसान को जरूरत पड़ेगी, आंकलन किया नहीं। अब क्योंकि आज हम लहसुन जो किसान बोता था और लहसुन के उसको भाव जब पूरे नहीं मिले, तो गेहूं डाला आपकी बात, ऐसी स्थिति में क्या है कि आपने गेहूं बो दिया, ज्यादा गेहूं अगर ज्यादा बोओगे तो उसके लिए आपको यूरिया की जरूरत पड़ती है। अब यूरिया की क्योंकि जब आंकलन नहीं हो रहा सही आपका कि कितने किसानों ने लहसुन इस कारण से क्या हुआ, तो यह प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों की मिस्टेक तो है, क्योंकि वहां पर क्षेत्र में जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसने समय रहते हुए ऊपर तक सूचना नहीं दी कि आप डाइवर्स हो गए, किसान दूसरी तरफ चला गया, इसलिए जरूरत है। आप 2 लाख तक के किसानों के कर्जे तो माफ करते हो, खाद में यूरिया में लगता ही क्या है, अरे आप यूरिया भी कर देते थोड़ा बहुत तो सिस्टम। अब आप होता क्या है कि आप कांग्रेस की कमी ये रही कि 12 दिन तक आप यही नहीं समझ पाए कि मेरा मंत्रिमंडल में कौन क्या बनेगा, कैसे होगा। तो उसका भी खाद पे असर पड़ा है 100%, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति कोई था ही नहीं। आपको चिंता ये थी कि मेरा प्रशासन कैसे जम जाए। आपने पूरे के पूरे 28 कलेक्टर बदल डाले, सारा प्रशासनिक व्यवस्था बदल डाली। अब आपका कोई जिम्मेदार लोग थे ही नहीं मौजूद। तो इसी स्थिति में छिपा बढ़ोत में तो 5 किसान घायल हुए लाठीचार्ज में, इससे पहले निश्चित रूप से पहले भी घायल हुए। तो कुल मिला के आपका जो साफ कहना है कि दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार है इस किल्लत के लिए। एक मुख्यमंत्री, एक ने एमओयू साइन नहीं किया और एक ने सरकार बनने के बाद में अपने उलझनों में उलझ रही। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सेक्रेटरीज की मीटिंग ली थी उस दिन डिस्कस तो किया कि भाई हमारे यहाँ किसानों के यूरिया की स्थिति खराब है, आप उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन ये भूल गए वो, क्योंकि वो उसकी फीडबैक लेना भूल गए। और फीडबैक अब आपने जब कहा कि अब तो क्योंकि स्थिति में 1 वीक में सामान्य स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 60,000 मैट्रिक टन आपने मांग लिया है, अब आ भी रहा है, क्योंकि आपको लाने में टाइम लग रहा है और लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको किसान को सबसे चीज ये होती है कि जब वो बोता है तो उसके 10 दिन में अगर उसको यूरिया का नहीं डालेगा तो पौष्टिक मतलब उसका पौधा पौष्टिक परिपक्व रूप में नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको चिंता का विषय। आप महीने भर बाद उसको यूरिया दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये सब चीज है मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास समय कम था, और समय इसलिए कम था कि आप प्रशासनिक दृष्टि से आप अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री जी को चिंता ये थी कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो जाए और मेरे को जो मैं चाहता हूं वो तरजीह मिल जाए, क्योंकि आपका मंत्रिमंडल नहीं बन पाए, आपको दिल्ली भागना पड़े। सब मंत्रिमंडल बन गया तो विभाग नहीं बट नहीं पाए, तो ये सारी चीज मिसमैनेजमेंट इधर की तरफ भी है और उधर की तरफ तो इसलिए था कि समय रहते हुए आपने डिमांड नहीं भेजी, क्योंकि अब आपका दायित्व बनता ही नहीं, क्योंकि चले केंद्र सरकार आपकी, क्योंकि अर्जुन मेघवाल को मैं सुन रहा था भरतपुर में बोल रहे थे कि हम तैयार हैं आपके सहयोग करने के लिए। भाई मना कौन कर रहा था सहयोग करने के लिए? एक्चुअल में है समस्या का सबसे बड़ा समस्या कहाँ हो रही है? हाड़ौती में। कहाँ? मुख्यमंत्री के पुराने वाले क्षेत्र में, क्योंकि मुख्यमंत्री की सारी जीत गए, उधर जीते नहीं। तो ये सब समस्याओं का क्रिएशन और सारी चीजें हैं। अब देखिएगा झालावाड़ जिले में खान, लेकिन मुख्यमंत्री कौन सा की बात करो? पुराने वाले क्योंकि मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री की बात करो। हाँ। क्योंकि देखिए खानपुर, बकानी, अकलेरा, मनोर थाना और झालरा पाटन में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और समस्या किसके लिए है? अब समस्या ये है कि क्योंकि उनके तो पुत्र को भी चुनाव लड़ना है सांसद का, तो समस्या तो वो भी सुलझाना चाहते हैं, नहीं कि बनाए रखे, लेकिन उन्होंने समय रहते हुए अगर इस सारी चीजों का आकलन किया होता तो आज यूरिया की कमी नहीं होती। और यूरिया की कमी अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि सीधे तौर पे वो तो जानते हैं वो राजनीतिक है, वो सीधा तौर पे केंद्र सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं। और कटाक्ष करने के बाद क्योंकि केंद्र के ऊपर आप सीधा रूप से आरोप लगाते हो, क्योंकि तो केंद्र को दिक्कत होती है, क्योंकि किसान के लिए ही तो संघर्ष हो रहा है, वोटों की राजनीति का संघर्ष है दोनों तरफ कि कौन किसान का नजदीक आ जाए, क्योंकि किसान के कारण ही आज सरकार नहीं बन गई। आपके पास में वापस लौटूंगा। तो आपने देखा ये किल्लत आर्टिफिशियल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक सत्ता चुनाव में बिजी रही, वो अपने अधिकारियों को यही नहीं कह पाई है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो चलिए इस ओर ध्यान देना, अधिकारी अपने मस्त रहे। दूसरी सरकार बनी, वो सरकार अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी रही, किसान बेचारा फंसा रहा। ये प्राथमिकताओं की बात होती है कि प्रायोरिटी कितनी है किसान। दूसरा, यहां यह बात तो सही है कि इलेक्शन के टाइम की वजह से पार्टियां सत्ता सारे चुनाव में बिजी रहे, पटवारी वहां के
ग्राम सेवक ये अपने चुनाव के जो काम थे उनमें लगे रहे। यहां ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कितने रकबे में कौन सी फसल डाली जा रही है। कायदे से ड्यूटी है अभी उन लोगों की, ये सिस्टम आज तक हमारे डेवलप नहीं हो पाया। बात सही कह रहे हैं श्याम जी, इसकी जड़ में जाए तो बात भी यही है। हमारे यहां पे 12 लाख मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। दिसंबर तक 7.5 लाख मैट्रिक टन खाद आना चाहिए था। फिर जब पता लगा कि क्रॉप गेहूं की ज्यादा डाल दी गई है तो 60,000 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट और निकाली गई, जिसके लिए अभी श्याम जी बता रहे थे ये 31 दिसंबर तक चाहिए। लेकिन अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्दी आप लोगों को खाद मिल सके, लेकिन ये अभी कुछ देर के लिए मिसमैनेजमेंट रहा। और हमारे एक परंपरा रही है, ये आदत कह सकते हैं, ये कहें कि मानव स्वभाव कहें इसे, कि जो चीज किल्लत होती है उसके प्रति लोगों का ज्यादा वो बनता है कि नहीं ये पता नहीं कल आएगी कि नहीं आएगी, मेरा क्या होगा, जितना लेना हो लो। तो ये एक हमारे सिस्टम बैठा नहीं पाए। एक बार फिर मैं खंगारोत जी के पास में जाना चाहूंगा। खंगारोत साहब, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। ये बात सही है कि इलेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अभी हमारे सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है कि कौन सी फसल कितनी डाली जा रही है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि बात सही है कि किसान ने लहसुन डाला तो उससे लग रहा था कि भाई लहसुन से मुझे पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन लहसुन की हालत यह हुई कि कोई खरीदने वाला नहीं मिला। चले साहब, वो बम्पर पैदावार बेकार गई। अब लोगों को लगता है कि गेहूं डालिए, गेहूं तो कम से कम खाने वाले कहीं तो मिलेंगे ही। अब गेहूं डाल दिया तो यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो ये सिस्टम कैसे दुरुस्त हो? ये आप इसमें गंभीरता से चर्चा करेंगे तो इसमें यही बात आपको बिल्कुल क्लियर होकर निकलेगी। गंभीरता पे शक आपको? नहीं, हम जब चर्चा तो करते हैं, सरकार इस विषय पे दोनों ही दलों की रही है। पिछली बार जब भाजपा का शासन था, अब कांग्रेस का शासन है, मगर ये कहते हैं और कहतनी और करनी में जो अंतर है वो साफ है कि इनकी किसान के प्रति जो नीतियां हैं वो इतनी ढूलमूल है कि ये वोट की राजनीति तक ही सीमित रह जाती है। आप गंभीर नहीं रहेंगे जब तक किसान की पीड़ा को आप नीतियां बना करके उसको धरातल पे काम पे नहीं लेंगे, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? आपका मिसमैनेजमेंट ही होगा। और आपने चुनाव के बतौर ही किसान को याद किया है। अगर आप लगातार 5 साल तक का पूर्व की सरकार में आप देखें तो किसान ने लगातार अपनी समस्याओं से जूझा है और सरकार से बराबर मांग ही करते आए हैं कि हमारी समस्याओं पे आप ध्यान दें। और कृषि मंत्री जी से बार बार मीटिंगें भी हुई, हमने भी मीटिंगों में शेयर किए, और मीटिंग के होने के बावजूद भी उसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यहां जीरो हो जाता है कि सरकार ये कहती है कि हमारे पास मिसमैनेजमेंट व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास धरातल पे जाने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है, तो करेगी क्या? व्यवस्था नहीं होगी तो किसान तो दुखी रहेगा। साहब, आपने सीधा सरकार को कोट कर रहे हो, सरकार कोई सी भी हो, कभी ऐसा देखा आपने कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हमारे बूते की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं अभी? ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हैं? ये मैं आपको निवेदन करूं कि जब भी सरकार से टेबल पे वार्ता हुई, हमारे कृषि मंत्री जी, पूर्व जो कृषि मंत्री जी प्रभुलाल जी सैनी साहब, उनके साथ में 5-5 कैबिनेट मंत्रियों ने वार्ता की और किसानों की समस्याओं पे ये बात तो सारी सरकार के जो मिनिस्टर थे उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविकता है कि किसानों की ये समस्याएं हैं, मगर उनको हम हूबहू लागू नहीं कर सकते। हमारे पास तंत्र विकसित नहीं है और जब तक हमारे पास तंत्र नहीं बनेगा हम लागू नहीं कर सकते। किसान की पीड़ा यह है कि आप तंत्र बनाओगे कब? सरकारें बदलती रहेगी, चेहरे बदलते रहेंगे, मगर प्रशासन तो वही रहता है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मूलभूत जो जमीनी लेवल पे जो समस्याएं हैं, आज खाद की जो समस्या आई है वो आज की नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसके लिए लगातार जब चुनाव से पूर्व का समय चल रहा था, चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हुई थी, तभी से किसानों को जरूरत थी और ये सितंबर माह से शुरू हो जाती है खाद की समस्या की जो जरूरत थी, तब दिसंबर तक आज तक आपूर्ति नहीं हो पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? किसानों को केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा गया है और किसानों की समस्याओं पे सरकारें गंभीर नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, ये आरोप बड़ा आरोप है, लेकिन किसानों को इग्नोर किया जाएगा, उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये बात तो सही है कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई, इस वजह से इतनी किल्लत हुई है। केंद्र सरकार का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। यहां प्रॉब्लम यह है कि खाद नहीं है, तो कहीं ना कहीं चूक है, ये बात तो सही है। लेकिन इससे किसी भी राजनीतिक दल को फायदा क्या होगा अगर किसान को इग्नोर किया जाएगा
उनके लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जाएंगी। बेनिफिट क्या है मुझे बताइए आप। इसमें बेनिफिट है, मैं आपको बताऊं कि किसान को आज अगर खाद मिल जाता है समय पे तो पैदावार बम्पर तरीके से किसान पैदा करता है। आज गेहूं की पैदावार जो है बड़ी मात्रा में किसान की पैदा होगी, और पैदा होगी तो उसकी समस्या सरकार पहले से ही भांप रही है कि अगर इस बड़ी तादाद में किसान की पैदावार होगी तो उसका फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान की पूर्ति उसको खरीद कौन करेगा? उस गेहूं की जो खरीद है तंत्र विकसित नहीं है। किसानों की समस्याएं आज ये खाद के बाद में खरीद के लिए शुरू हो जाएगी लड़ाई। और आप कर्जा मुक्ति की जो बात कर रहे हो उसमें भी किसान संतुष्ट नहीं है। तो एक अलग विषय हो जाएगा कर्जा मुक्ति वाला। मैं खाद पे फोकस करना चाहूंगा। मैं यहां ओपी यादव साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार बदले 1 वीक हुआ है। अगर आज हम ये बात कहना चाहें कि ये कांग्रेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसान स्थायी रूप से है, और मुझे लग रहा है कि आप भी किसान परिवार से जुड़े हैं, हमारे जो साथी आए हुए हैं सब हम बेशक जर्नलिस्ट हो लेकिन किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। यहां लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही चाहे पूर्ववर्ती सरकार की रही हो चाहे वर्तमान सरकार की रही हो। आपने कहा कि मिसमैनेजमेंट रहा, इनका कहना था कि सरकार लिखना ही भूल गई। तो ये कहीं न कहीं चूक है। कुछ जिम्मेदारी लेगा इसका जो हालात बने इसके लिए? नहीं, वो ठीक है सारी बातें। जैसा अभी श्याम जी ने बताया कि कुछ असंतुलन हमारी जो किसान की तरफ से जो फसल उगाई जाती है उसमें कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, वो असंतुलन भी एक फैक्टर का काम करता है इसमें। क्योंकि क्या होता है देवेंद्र जी कि जैसे एक्सेस में स्टॉक आ जाता है ना खाद का, कई बार बच जाता है। वो सप्लाई, वो किसान की डिमांड नहीं होती है लेकिन एक्सेस में स्टॉक आ गया, अब वो 1 साल 6 महीने में वो खराब हो जाता है। अगली बार अगली फसल में अगले सीजन में वो किसान उसको लेना पसंद नहीं करता है। पिछली बार भरतपुर में हुआ ऐसा हमारे साथ। हम पिछली जो रबी की फसल में थी उसमें किसानों के फोन आए कि साहब हमारे को पुराने बैग दे रहे हैं। ये भी एक मूल समस्या है। अब जैसे उन्होंने लहसन नहीं उगाया, उसकी जगह गेहूं उन्होंने उगाया, तो गेहूं के अंदर एकदम से डिमांड बढ़ गई। और ये हाड़ौती में ही है ज्यादा समस्या, पूरे प्रदेश की तो खैर कम है लेकिन अब धीरे धीरे वो सॉल्व होती जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि इसमें किसान को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए अगर सही मायने में देखा जाए तो। क्योंकि राजनीति से हट करके यदि अपन बात करें ना तो यही बात तथ्य मजबूत बनता है कि हमारा जो एक्सेस में जो स्टॉक आ जाता है वो खराब हो जाता है, कर्टेल हो जाता है, उसको किसान लेना पसंद नहीं करता है। और कई बार किसान की डिमांड ज्यादा आ जाती है तो सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर पाती है। ये इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारा एक तंत्र निश्चित रूप से ये ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कोई पैमाना तय किया जाए ताकि उसमें सुधार आ सके स्थितियों में। जी राजेंद्र जी, सिस्टम आज तक डेवलप नहीं हो पाया हमारे यहाँ पे, ये बात सही है। सबसे पहली तो बात यही है कि चले चुनाव है, ये बात सही है, लेकिन जब फसल कौन सी ज्यादा लगाई जा रही है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी खाद की, क्योंकि यही वक्त होता है खाद का। और अभी श्याम जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, अगर 1 महीने बाद में खाद दिया जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ पानी जिसको बोलते हैं उसके साथ ही खाद की आवश्यकता होती है। अगर वो खाद उस वक्त आपने नहीं दिया, पड़ोसी के जिसके हाथ खाद लग गया, तो आपको अंतर महसूस हो जाएगा फसल का। ये कुपोषण जो बच्चा होता है, कोई कुपोषित होता है वो और एक जिसको न्यूट्रिशन ठीक से मिले, दोनों में क्या अंतर होगा वो उस फसल से अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए, इसमें जहां तक हमारे जो चुनाव का सीजन रहने की वजह से ये मूलभूत समस्या उत्पन्न हुई, और इसमें क्या है कि जबकि आप निश्चित मान सकते हैं कि उच्च स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए थे, तो जिसमें निचले स्तर पे जो आप कह रहे थे कि ग्राम सेवक और पटवारी इनके तबादले नहीं हुए थे लेकिन इलेक्शन ड्यूटीज में रहे, तो इस वजह से। लेकिन ये मानना चाहिए हमें कि कम से कम जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, वो सब के सब अपने काम पे थे। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ये जो हड़ौती क्षेत्र के अंदर जो मतलब आर्टिफिशियल जो किल्लत पैदा की जा रही है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक है, और यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को देख के पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं, कौन कर रहा है, पैदा कौन कर रहा है? राजनीतिक कर रहे हैं ये,
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे। लेकिन नुकसान तो उनको भी होगा। नुकसान उनको अभी नहीं होगा ना, वो तो पार्टी से बाहर हो चुके हैं, वो तो हार चुके हैं, इसलिए वो ऐसी हालात पैदा कर रहे हैं। और आप ये मान सकते हैं कि कोई 5 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है। इसके लिए पूरा 3 से 4 महीने का पीरियड रहता है, एमओयू भी होते हैं, उसके बाद में डिमांड जाती है, डिमांड के बाद में हाँ ये बात सही है कि जो नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो किसानों को अपना वो देते हैं, कृषि पर्यवेक्षक होते हैं जो हमारे ग्राम स्तर पे, उन्होंने सही ढंग से इस चीज का आकलन नहीं किया कि इस बार कहां पे कितनी बुआई होने वाली है। तो सीधा आरोप है आप लोगों का, मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान कांग्रेस के वर्कर्स तक का साफ कहना है कि एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट की है ताकि सरकार के सामने समस्या खड़ी हो। ओपी यादव साहब, एक बार फिर मैं आप ही के पास में आना चाहूंगा। सीधा हमला बोला जा रहा है, सीधा आरोप लगाया जा रहा है ये कि आप लोगों ने, अब तो यही कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके लोग, केवल हाड़ौती में ही प्रॉब्लम क्यों है, हाड़ौती में प्रॉब्लम ये आपने भी स्वीकार किया, ये बनाई हुई प्रॉब्लम, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये बनाई हुई प्रॉब्लम है बीजेपी की ओर से। देखिए, यूं कहने से कोई पीछा नहीं छूटने वाला। 10 दिन हो गए इनको सरकार में आए हुए, ब्यूरोक्रेसी इनके पास में, कृषि पर्यवेक्षक इनके अंडर में। ओपी जी आपके पास में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में यूरिया की किल्लत की। मैं ब्रेक से पहले ओपी यादव साहब भाजपा नेता हैं, उनके पास में था। ओपी जी, कांग्रेस का सीधा हमला है कि शुरुआती सरकार को जो दिन है उनमें परेशानी पैदा हो, इसके लिए आपकी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जानबूझ करके और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो। नहीं, मुझे ये बात सुनकर के ही बहुत अचंभा हो रहा है कि वर्तमान जो सरकार जो पावर में आए हुए 10-15 दिन हो गए, वो आज हमारे ऊपर ही लांछन लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री इसको गड़बड़ करवा रहे हैं। भाई हमारे हाथ में क्या है? अधिकारी आपके, चीफ सेक्रेटरी आपका, सरकार आपकी, व्यवस्थाएं आपकी, स्टॉक आपके पास क्लियर है, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात कह करके एक पल्ला झाड़ने वाला काम क्यों करते हैं? आप जो किसान के प्रति जिम्मेदारी है सरकार को निभानी चाहिए और उसको सुचारू व्यवस्था बना करके और किसान को लाभ पहुंचाए समय पे। बाकी आपका जो दिल्ली और जयपुर के बीच का चक्कर है वो भी अब खत्म हो गया। कल विभाग भी आपने बांट दिए। मैं चाहता हूं कि कल से सरकार किसान को राहत पहुंचाएगी और हमें उम्मीद है कि किसान खुश होगा। श्याम जी, ये आरोप एक समझे महज या वास्तव में इसको एक सियासी अखाड़ा भी बना दिया है? बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। देखिए, मिसमैनेजमेंट तो है। आप चौकी में और पुलिस थानों में अगर यूरिया बांटोगे और जिस प्रकार का माहौल करोगे तो क्या किस प्रकार से माहौल में किसान खुश हो पाएगा? किसान को जो चीज चाहिए समय पर उसको नहीं मिल रही, वो पैसे देने के लिए तैयार है। आपने नीम कोटेड यूरिया दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए। आप क्या है कि सही बात है कि आप समय पर डिमांड में, तो एमओयू नहीं हुआ ना। एमओयू नहीं होने का मतलब ये है कि आप डिले हो गए। और एमओयू किसको करना था? पुरानी वाली सरकार को करना था। अब पुरानी वाली सरकार चिंता में ये थी कि पहले सत्ता में लाए, सत्ता रहे कायम। अब सत्ता रही नहीं, अब उन्होंने कहा छोड़ो, अब तो नई सरकार आएगी वो भुगते, तो भुगत रही हो सरकार। और वो सरकार भी शुरुआत में जो उसको करना चाहिए था, वो राजनीतिक तौर पर जिस तरह सक्षमता आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। उसका परिणाम भोगना पड़ रहा किसको? किसान को। अब देखिए, इनका डिप्टी डायरेक्टर है कोटा का, वो आतिश कुमार शर्मा, वो कहता है साहब हमारा जो यूरिया जा रहा है मध्य प्रदेश, रोकने का इलाज किसके पास है? अगर वो अधिकारी ये कहता है और आप अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास कृषि मंत्री नहीं और आपका पास अधिकारी है, तो क्योंकि पहले आपने कहा कि हमने तो पहले सबसे पहले जन घोषणा पत्र में कहा है कि 2 लाख के कर्जे माफ होंगे, पहले उसकी करो एनालिसिस, उनको पहले यूरिया बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीजों का मिसमैनेजमेंट होने का कारण यह है कि आप प्रशासनिक ढांचे को शुरुआत में जिस प्रकार से संभालना चाहिए था आप नहीं संभाल पाए। उसका कारण है कि राजनीतिक तौर पर आप व्यवस्था रही आपकी, आप उसको आश्वासन को दे नहीं पाए। इसको स्वीकार करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार का संगठन और सरकार में जो तालमेल होना चाहिए ना, वो शुरू से नहीं रहा। क्योंकि आपके पास 2 पावर पॉइंट बना दिए राहुल जी ने, उसका परिणाम
आपके किसान को प्रशासनिक व्यवस्था को तो ये तो हमेशा दिक्कत रहेगी। नहीं, अब पावर पॉइंट पहले कारण ये था कि पहले ये हो रहा था कि पावर पॉइंट अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता था कि मैं बनूं ताकतवर, वो ताकतवर बने, तो दोनों की लड़ाई बड़े। किसान ने क्या बिगाड़ा? किसान को तो बीच में आता ही नहीं था ना। पहले सबसे पहले तो ये है कि ताकत जिसको मिल जाएगी वो सर्वाइव करेगा आगे। तो इसलिए आपका मंत्रिमंडल नहीं बनना, आपने अधिकारी लगा दिया तो नाराजगी प्रकट करना, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। अब एक साथ आप 28 कलेक्टर बदल दोगे तो व्यवस्था, तो जब नया कलेक्टर जाएगा तो पहले देखेगा करेगा, तो ये अव्यवस्थाओं का आप बदलते 1 महीने बाद बदलते, 15 दिन बाद बदलते। शासन को जिस प्रकार से बदलने का आपने, क्योंकि आपने कहा कि सरकार नई आ गई है इसलिए नया होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि हमारा आदेश नीचे तक जाए। मतलब पुराने अधिकारी अगर नहीं मानते तो एक आध के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उठा करके आपको, क्योंकि आप तो पुराने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो नहीं बन पाए। इसलिए आपको तो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत मजबूती के साथ अपनी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आप केंद्र में अब कह रहे हैं ना आप कि आप समय पर रहते हुए MOU नहीं हुआ, पूरा पर्याप्त नहीं मिल पाया किसानों को। आप भी कहो कि हमारी भी 12 दिन की जो कदम ताल रही, इसके कारण से हम प्रशासनिक ढांचे को जो संभालना चाहिए था नहीं संभाल पाए। लेकिन ये तमाम जो बातें कर रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट और उस नजरिए से, लेकिन किसान को तो नुकसान हो रहा है। आज आपको मालूम होगा, क्योंकि देखिए जो क्रॉप खड़ी हुई है उसमें पानी आप डिले नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद में पानी दे देंगे, क्योंकि बड़ा ये इसमें आप पूरे फैक्टर को समझिए। पानी की किल्लत है, जो पानी की बट या कहें कि हिस्सा है वो पर्टिकुलर टाइम पे आता है, उस दिन पानी देना है, उसके साथ में खाद भी चाहिए आपको। अगर खाद नहीं मिला तो पानी तो चले दे दीजिए, पानी से उसकी प्यास तो उस फसल की मिटेगी, लेकिन उसको और उपजाऊ बनाने के लिए जो खाद आप देंगे उसका भाव रहेगा, तो उसको वो पौष्टिकता नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसान आपका वेट नहीं कर सकता कि आज मेरे पास में खाद नहीं है तो चलिए कल मैं पानी दे दूंगा, वो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा जो बटाईती या हिस्सेदार है उसके खाते में चला जाएगा वो दिन। देखिए योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में सही कि आपके पास सब उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने में समय तो लगेगा। अब आप देखिएगा कि अभय कुमार को आपने लेट भेजा, क्योंकि आप व्यवस्थाओं में करने में बिजी हो गए। आप जैसे ही आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, दूसरे दिन जब सेक्रेटरीज का बैठक, लेकिन यहाँ एक श्याम जी एक सवाल है मेरा, देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि मंत्री सरकार जाने के बाद भी जब तक सरकार रिफॉर्म नहीं हो पाती है, यानी कि दूसरी सरकार नहीं बन जाती है, तब तक सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़े बंगले सारी चीजें तो चाहिए, फिर इसके लिए जवाबदेही क्यों नहीं है? अरे तो आप ये कह रहे हैं जिस तरह का, क्योंकि वो तो सारी समस्या ही उनके खुद के क्षेत्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हाँ। अब क्योंकि वो तो, लेकिन श्याम जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, राजेंद्र आर्य साहब ने ये कहा कि बनावटी प्रॉब्लम पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। आपने भी माना इस बात को कि वहां प्रॉब्लम है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उससे तो नुकसान वसुंधरा राजे को खुद को भी होगा, उनका बेटा सांसद है वहां से। बात नहीं, कोटा में पिछले 1 महीने से इटावा, सुल्तानपुर, सांगोद, रामगंज मंडी में समस्या समाधान हो ही नहीं। 1 महीने से चल रहा है ये झगड़ा, क्योंकि सब 1 महीने से तो आपको चिंता का विषय था कि मैं किस प्रकार से सत्ता को कायम रखूं। आप किसान तो प्रायोरिटी में बाद में आता ना, किसान तो प्रायोरिटी में है ही नहीं। जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो किसान क्या करेगा? सत्ता का खेल है। देखिए किसान कौन ले गया, किसान का वोट जो ले गया वो सत्ता में आ गया। अब ये पता नहीं था, चलिए किसान भूल जाता है इन सब चीजों को। देखिए किसान भी तो समय रहते हुए ध्यान रखता है कि हमको समय पे याद नहीं किया, लेकिन वहां तो किसानों ने जिताया है उनको। वहां तो आप देखिएगा कि झालावाड़ का तो मामला ठीक रहा, बाकी जगह तो आप ले गए, वहां तो नहीं ले पाए। तो ये सही बात है कि आपको आने वाले समय में चुनौती मिलेगी। वो कहेंगे कि देखिए हमको लाठी, जब आपका देखिए भरत सिंह जी ने प्रदर्शन किया, और भरत सिंह जी ने कहा वो किस लिए किया प्रदर्शन, वो इसलिए किया कि लोकसभा के चुनाव है, आपको आगे आपको तैयार रहना है। कहना चाहिए देखिए कि हम सत्ता में आ गए, हम सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक होने के नाते भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके वहां के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी कर रहे थे कि नहीं आप श्रीराम फर्टिलाइजर में हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है कि झगड़ा अंदर से भी शुरू किया गया कि धीरे करो, सप्लाई धीरे पहुंचेगा तो नुकसान किसको होगा। ये सब चीजें राजनीतिक तौर पर बड़ी विचित्र स्थिति है। ये बड़ी बात है, ये बनावटी प्रॉब्लम है, कुल मिलाकर के किसान को भुगतना पड़ रहा है, प्रॉब्लम बनावटी है। खंगारोत साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। दुर्भाग्य है जी
इस किसान को, अन्नदाता को, जो अन्नदाता सबका पेट भर रहा है और सबके लिए मनोकामना करता है और इस सर्दी की रात में भी वो फसल पैदा करने के लिए अपना सब कुछ तन मन धन से उसमें जी जान लगा रहा है, उसके हालात से आज ऐसा लग रहा है कि सरकार जो चिंतित नहीं है और राजनीतिक जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्य किया जा रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इस देश की 80% जो कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि प्रधान देश में ही किसान खुशहाल नहीं है। ऐसे हालात के लिए तो इस सरकार और पूर्ववर्ती सरकार में दोनों को जिम्मेदार मानता हूं और इन दोनों सरकारों से मैं ये अब इस रूप में नहीं जाकर मैं तो यही चाहूंगा कि किसान की भलाई की और खुशहाली की बात करें। आप राजनीतिक में इसको मोहरा नहीं बनाएं और किसान के लिए कैसे भी आप अगर समय पे आपूर्ति कर सकते हैं तो किसान को खाद उपलब्ध कराएं ताकि उसको जो आने वाले समय में उसकी पैदावार बढ़े और उसको खुदकुशी करने की और कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसे हालात आप नहीं पैदा करें जिससे किसान मरने के लिए आतुर हो जाए। इसके लिए सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे सरकार पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो। अब तो हालात को सुधारने की जरूरत है और उस पर शीघ्र से शीघ्र बीड़ा उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर कदम उठाएं। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास में। मैं ओपी जी एक बात जानना चाहूंगा, किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, किसानों से सीधा आपका संपर्क रहता है, हम किसी भी घटना से को सबक ले पाते हैं? आज अगर यूरिया की किल्लत है और यूरिया की किल्लत अभी नहीं है, पिछले कुछ टाइम से चल रही थी और इसे एक सियासी मुद्दा भी बनाया गया, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी बना और आज भी बना हुआ है। कहा गया कि यूरिया के लिए कतारें लगी, लाठियां खानी पड़ी किसान को। हर बार कहा जाता है, पॉलिटिकल मंच से इस बात को कई बार कहा जाता है क्योंकि किसान का वोट एक सामने दिखाई देता है, लेकिन वो किसान अभी भी बेचारा क्यों है? मूलभूत चीजें हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर खाद चाहिए तो खाद समय पे उपलब्ध हो, उसको उसकी क्रॉप है, अगर पैदावार हुई तो उसको खरीदने की व्यवस्था हो। आज ऐसा क्यों हो रहा है? वोट के लिए तो दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के कोट करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले कृषक, कृषि, किसान, ये चीजों का उल्लेख किया हुआ है कि हम किसान के लिए क्या करेंगे, ये आयोग बना देंगे, हम उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये करेंगे। दोनों पार्टियां, आपका गौरव संकल्प पत्र और इनका जन घोषणा पत्र, दोनों में ये उल्लेख है। पहला पेज है, पहला पेज ये अगर होता है तो हमें प्राथमिकता का एहसास होता है कि हाँ प्राथमिकता किसान है, लेकिन जो धरातल पे देखते हैं तो किसान प्राथमिकता होता ही नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जब भी शासन में आई है, जब किसान के लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेके आई है। अब किसान क्रेडिट कार्ड है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार बनी थी तो किसान क्रेडिट कार्ड लाके आए, उससे आर्थिक रूप से उसको किसान को संबल मिला। अभी जैसे ही बीमा नीति मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में 2014 में, बीमा नीति में बदलाव किया, जब पहले 50% खराब हुए तो उसको 33% लाए। दूसरा, कांग्रेस के समय में जो यूरिया था उसको 20% निम्नलिखित करने की इन्होंने किया हुआ था, हमने 100% उसको किया। तीसरा, जितने भी हमारी यूरिया के उत्पादन के जो कारखाने लगे हुए थे सब जीर्ण शीर्ण हालत में कुछ बंद पड़े हुए थे, जिनको चालू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो जो ठोस काम है, जो किसान के काम में आने वाली जो चीजें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके काम किया। लेकिन आज भी हम ओपी जी, और फसल कोई खरीदने वाला नहीं है, किसान को खाद मिलता नहीं है, नहीं, फिर जाएगा कहां? ये जो सिस्टम है ना, ये लंबे समय के सिस्टम है साहब। इनमें कोई आज अपन ये नहीं है कि आज ही अपन कह दे और महीने 20 दिन में या साल 2 साल में सुधार हो जाए। क्योंकि ये जब व्यवस्थाएं थी, ये हमारे आज से 20-30 वर्ष पहले बन जानी चाहिए थी कि किस एरिया में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, हम उनको उसकी रखने की व्यवस्था, उस किसान को फसल उसकी पूरी खरीदने की व्यवस्था और उसको भंडारण की व्यवस्था, और भंडार में भी वो हमारा अन्न या फल या सब्जी कोई रखी हुई है तो खराब नहीं होने की व्यवस्था। ये हमारी पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, सभी की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमें ये दूरगामी योजनाएं हैं, आज हम उन और बढ़ रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार भी बढ़ रही है कि अच्छे से अच्छा दाम किसान को मिले और उसकी फसल को रखने की उसको व्यवस्थाएं मिले, और फल या सब्जी जहां जिस एरिया में जो फसल पैदा होती है उसको रखने की व्यवस्था हमारे केंद्र सरकार के स्तर पर चली हुई है। और हमने तो अभी एक कारखाना यूरिया का और अलग से भी लगाया है, उसमें 80,000 लाख मीट्रिक टन सालाना जो उत्पादन होगा वो साल भर में तैयार हो जाएगा।
तो हमने तो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम किया किसान का। अब ये बात अलग है कि क्षेत्र में हम बदल गए और बदलने से अब हमारे ऊपर कांग्रेस ये आरोप लगाए कि साहब किसान विरोधी हो गए और ये जानबूझकर अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप करिए, हमारा पूरा सहयोग है और किसान को किसी भी तरह से उसको यूरिया सुलभ तरीके से उपलब्ध हो। अब हमारा ये कहना है। सुना राजेंद्र जी, पूरी तरह से सहयोग करना चाहते, लेकिन आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से सारी हरकतें हुई हैं, गड़बड़ हुई है। खैर, लेकिन फिर भी आज किसान की खरीद नहीं हो पा रही है, मूंग लेकर के बैठा, उड़द लेकर के बैठा हुआ है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अभी अगर हालात नहीं सुधारे गए, व्यवस्था कैसे होगी? मुझे जो दिखाई दे रहा है, ईश्वर ने सब साथ दिया तो बंपर पैदावार गेहूं की भी होगी, क्योंकि पहले तो खाद के लिए जूझ रहा है, जैसे तैसे करके व्यवस्था भी कर लेगा, फिर उसकी फसल होगी तो फसल बेचेगा कहां, फिर एक बार ठगा हुआ महसूस करेगा। तो ये जो सिस्टम है कि हम ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी एक रोचक बात है। आजाद भारत को आजादी को इतने साल बाद भी किसान मात्र एक बेरोजगारी के हालात, बेचारा, उस हालात में अगर हम देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। यही एक बड़ी वजह है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार बनाना चाहता है, कोई कुछ भी बना लेगा, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। ये पीड़ा है उसकी। हाँ, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि किसान के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं कि पिछली सरकार, जो केंद्र में अभी सरकार है मोदी जी की, तो आपने देखा है कि इन्होंने विदेशों में दाल उत्पादन के MOUs किए, मोजाम्बिक में ये दालें उत्पादन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, वहां पे ये इतना इंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को, उनको इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, वहां की जमीनों पे जाके यहाँ के लोग खेती कर रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी अगर इतने किसान हितैषी हैं तो इनको हिंदुस्तान के किसान को ये इंसेंटिव और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट देने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ कुछ किया नहीं। आप कह रहे हैं कि साहब बंपर फसल हुई, गेहूं की बंपर फसल होगी, मूंग की तुलाई नहीं हो रही है, तो इनको तो दालें चाहिए ही नहीं, इनको तो विदेशों से दालें मिल रही है। इन्होंने अपने कुछ खास जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनमें आपका सीधा आरोप है किसान बिल्कुल निश्चित रूप से किसान बीजेपी की प्राथमिकता में नहीं है। इन्होंने चले कांग्रेस का और कांग्रेस का शासन आया, ये उम्मीद कांग्रेस के शासन में हम ये कह रहे हैं, उनकी सरकार आ गई और सब कुछ होगा। योगेंद्र जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमने जो रासायनिक खादों के ऊपर जो हमारी जो निर्भरता है, हम दूरगामी सोच रखते हुए ये सोच रहे हैं। आप निश्चित मानिए कि इस देश में अगर हरित क्रांति हुई है तो उसका जो पूरा श्रेय कांग्रेस के पिछली शासन को ही जाता है। तो हरित क्रांति के आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए। हम जब खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं तो फिर हम विदेशों में जाके खाद्यान्न क्यों उगा रहे हैं, दालों के क्यों उत्पादन कर रहे हैं? तो जो फायदे हम विदेशी किसानों को या हमारे हिंदुस्तान से जाके जो बड़े फार्मर्स खेती कर रहे हैं तो उनको क्यों दे रहे हैं? वो फायदे हम हिंदुस्तान के किसानों को भी दे सकते हैं। तो सरकार ने हमेशा से इस किसान को छला है। पिछली सरकार ने, आप समझ सकते हैं कि 59,000 करोड़ के जो 4% के ऋण थे, इन्होंने मुश्किल से 100 से 95 बड़े कॉर्पोरेट्स को भेज दिए, जिसमें आपके अडानी, अंबानी और ये जो कि बड़े स्तर पे उगाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 4% का ऋण है वो किसान को तो मिला नहीं। कहने को साहब 59,000 करोड़ का किसानों का ऋण था तो मिला नहीं। तो इनकी प्राथमिकता में किसान कभी नहीं रहे, ना है, ना थे, ना होंगे। एक बात बताइए मुझे, मैं राजेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, श्याम जी ने इसका जिक्र भी किया था। यह बात सही है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आपकी सरकार उसमें लग भी गए। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जिस मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी से लेकर के अशोक गहलोत, सचिन पायलट सबने बोला, मंच का उपयोग किया किसान के लिए कि किसान के जो लाठियां खाना पड़ रहा है यूरिया के लिए, हमारी सरकार आते हैं हम इसको दूर करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हम 3 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, 7 दिन में कर देंगे। ये क्यों नहीं? आप पैरेलल वो तो एक्सरसाइज चलती रही, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्ज माफ की बात की थी। ये भी तो कुछ सुनने वाला होना चाहिए था। आपने मंच का प्रयोग किया था, किसानों के हित में किया, लाठीचार्ज की आपने भत्सना की। तो ये क्यों नहीं किया गया कि सेम डे कि किसान को यूरिया की प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्यों आ रही है? आज देखिए, अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी उनका अपना एक सिस्टम तो रहा होगा, पता तो लगना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट हमने भेजी है, कितना क्या। एक तरह से श्वेत पत्र है, ये पब्लिक के सामने रखना चाहिए था कि प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई है। आज आप सरकार में हैं और मैच केवल ये कह देना कि हरियाणा में भेज दिया, भाजपा शासित राज्यों में भेज दिया, प्रॉब्लम यहां से बनी है। तो मुझे लगता है कि ये कह देने भर से उस किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है।
योगेंद्र जी, कोई भी समस्या 7 दिन या 10 दिन से पैदा नहीं होती है। समस्या के लिए पूरा इनका सिस्टम था, इन्होंने उस सिस्टम को बाईपास किया, इन्होंने वो व्यवस्थाएं नहीं की और आज की तारीख में ये हालत है कि अब ये इस वर्तमान सरकार के ऊपर अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं किसान खेत जोतता है तो उसकी पूरी एक सीरीज होती है, उसके अंदर वो खेत को तैयार करता है, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई होती है, सारी चीजें होती है। तो किसान अपनी तैयारी के साथ चल रहा था। फिर दूसरा, हाड़ौती के अंदर क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमारा सिंचित क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पे किसान पिछली दफा जो इसकी आपके लहसुन की फसल की वजह से बहुत ज्यादा संकट में था, तो उसने इस बार फसल को चेंज कर दिया। तो चेंज करने से जो एकदम से जो उसकी मात्रा बढ़ गई, उसकी मांग बढ़ गई, तो उस मांग को ये पूरा नहीं कर पाए। जबकि हकीकत यह है कि ये आकलन इनको पूर्ववर्ती सरकार को करना चाहिए था। और देखो, सरकार बदलती है, प्रशासनिक तंत्र नहीं बदलता है। कलेक्टर बदल देने से वहां की निचली व्यवस्थाएं नहीं बदलती है। तो हाँ, निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि अब हमें यहां पे समझने की जरूरत है कि जो निचला हमारा प्रशासनिक तंत्र है, कॉर्पोरेटिव जो सेक्टर के जो लोग हैं, या जो ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, या जो आपके कृषि पर्यवेक्षक हैं, इन लोगों को वास्तव में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। और सरकार डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो भी अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनको सबको जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार हर चीज पे उनके ऊपर नजर रखेगी। आपने गौर किया होगा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद जी ने कहा कि मैं 24 घंटे इस यूरिया के संकट की मॉनिटरिंग करूंगा, और डायरेक्टली वो खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने यूरिया संकट पे अपनी सीट पे बैठने से पहले अधिकारियों के साथ बातचीत करी। तो आप ये मान सकते हैं वो खुद किसान के बेटे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सारे के सारे किसानों से जुड़े हुए हैं और किसान वर्ग से ही आते हैं। तो इसलिए किसान के साथ में कोई भी हमारी तरफ से, और हम तो ये चाहते हैं साहब कि हमारी जो रासायनिक खादों पे जो निर्भरता है उससे कम किया जाए। और हम कंपोस्ट के इतने कारखाने लगा रहे हैं, हमारे यहां पे भी, जयपुर में भी हमने कंपोस्ट के ILFS के माध्यम से कारखाने लगाए। तो हम ये कंपोस्ट की भी बराबर साथ साथ सप्लाई रखेंगे, क्योंकि अभी भी राजफेड कंपोस्ट खरीद नहीं रहा है। कंपोस्ट के ILFS के अंदर गोडाउन में एक्स्ट्रा कंपोस्ट पड़ा हुआ है। तो ये चीजें भी सुनिश्चित की जाएगी कि राजफेड या जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, कंपोस्ट भी खरीदे, उसके साथ जैविक खेती को बढ़ावा दे। तो ये समस्याएं हमारी होगी, क्योंकि दूरगामी सोच के साथ अगर हम कृषि को वापस से जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें रासायनिक खेती से या रासायनिक खादों से तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जमीन की उर्वरा क्षमता लैंड की फर्टाइल जो लैंड है, वो फर्टाइल तो सिर्फ अब बच गया है केवल यूरिया खाद पे। क्योंकि देखिए, किसान को चाहिए कि वो फसल ज्यादा से ज्यादा कैसे दे सकता है, क्योंकि आज उसकी पैदावार इतनी नहीं होती है। तभी हम यूरिया पे चले गए, प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान रहा, पहले सेहत पे, जमीन की सेहत पे किसी का ध्यान नहीं रहा। वो कोई भी गवर्नमेंट को, एक सरकार को हम कटघरे में खड़ा करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करने का हमारे यहाँ सिलसिला चलता रहा हमेशा से, कि विदेश में खेती कैसे हो रही है, वो कैसे हो रही है, यूरिया अच्छा कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीजें हम देते रहे। और वो लोग अब जैविक खेती पे जा रहे हैं, हम लोग यूरिया की खेती पे आ रहे हैं। खैर, मैं चलिए आपके पास आना चाहूंगा गिरिराज सिंह जी। ये समस्या का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप से सॉल्यूशन नहीं हो सकता। किसान के लिए होना क्या चाहिए अब? बिल्कुल यही बात मैं अब गंभीरता से मैं लेते हुए मैं कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आज जरूरत है किसान को उसको खाद की आपूर्ति करने की, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज राजस्थान सरकार की है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं त्वरित इस पे कार्रवाई करते हुए खाद की आपूर्ति करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अभी भी वो संकट बरकरार है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है कि सरकार की और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ढिलाई है, और ढिलाई के कारण किसानों को अभी भी खाद नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार जो कहने और करने में जो है अंतर है उसको पूरा करे। और अब समय किसान के पास इतना नहीं है कि वो इंतजार करे। अगर आप इसी प्रकार इंतजार कराएंगे तो किसान का दुर्भाग्य रहेगा। किसान की स्थिति जो वो चाहता है वो तो वैसे भी खराब है, और अब आने वाले समय में और ज्यादा खराब रहेगी, और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। आप बच नहीं सकते, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप त्वरित जो भी व्यवस्था आप खाद पूर्ति के लिए कर सकते हैं वो करें। और इसमें आरोप लगाना और अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना, इस प्रकार के दायित्व कांग्रेस के शासन में अगर शुरुआत में इस प्रकार रहेंगे तो आने वाले समय में किस प्रकार शासन चलेगा, ये हमें बड़ी दुख की बात है
कि इस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री जी के आदेश भी अधिकारी लेवल पे या जिस जिम्मेदारी कलेक्टर लेवल पे अगर उनकी पालना नहीं होगी और खाद की आपूर्ति नहीं होगी तो इससे किसान को और उससे ज्यादा क्या पीड़ा हो सकती है। श्याम जी, आखिरी सवाल है आपसे मेरा, ये सियासत, सियासी बयानबाजी, इससे में किसान उलझा रहेगा या फिर जानबूझ करके आर्टिफिशियल ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दी गई, चलिए, लेकिन इच्छा शक्तियों पे भी सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। सरकार जान करके नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर प्रॉब्लम कहीं पे हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति का अभाव, आपका प्रशासनिक फेल्योर है। देखिएगा कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिस प्रकार से आपको जब सरकार मिली तो इस समस्या सिर उठाए खड़ी हुई थी। अब आप ये तो बात सही है, किसान दुखी है, किसान को चाहिए, लेकिन आपको भी अपना शासन तंत्र को बनाने के लिए अगर आप उसको नहीं बनाओगे तो सरकार कायम नहीं रहेगी। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाने से ये सारी चीजें पैदा हो गई। अब क्योंकि ये बात सही है, अब क्योंकि वहां पर आपने सेक्रेटरी को भेजा था अभय कुमार को, उन्होंने वहां से 11 रैक रवाना किए हैं, उसको भेज टाइम लगेगा, पहुंचने में 3 दिन 4 दिन का समय लगता है। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ उसके बाद कैसे, उसके बाद आपके पास 34 रैक 7 दिन में फिर और आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद कोई किल्लत नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि वो होगी स्थिति, आप ये फिर बता रहे हैं कि आपको समय रहते आंकलन नहीं करना, ये सबसे बड़ा समस्या का कारण बना। तो अभी भी सरकार को देखना होगा कि गेहूं की अगर बम्पर पैदावार जो दिखाई दे रही है उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लहसुन का ठगा हुआ किसान गेहूं में भी ठगा हुआ महसूस करे। ये किसान को लेकर के प्राथमिकता होनी चाहिए। महज स्लोगन्स या फिर हम मैनिफेस्टो में अगर इन शब्दों को सजा के रखें तो उससे किसान का पेट भरने वाला नहीं है, उसकी समस्या का हल होने वाला नहीं है। अब मैनिफेस्टो मत जारी करिए, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन किसान की समस्या आप हल करते रहिए, उसके वैसे ही समझ में बैठ जाए कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। ये मैनिफेस्टो महज एक दिखावा या कहें कि लोगों के सामने हमारा ये संकल्प पत्र है, वो एक बना हो सकता है, आपकी गाइडलाइन हो सकती है, वो आपका एक विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन किसान को या किसी वर्ग को अगर उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो चलिए, यूरिया की प्रॉब्लम आज मुंह बाए खड़ी है, लेकिन शायद कल खत्म हो सकती है। आने वाले दिनों में इससे हल होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट भेजी जा रही है, सरकार यहां पे भी बन चुकी है, केंद्र सरकार की जवाबदेही है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी की इच्छा शक्ति या फिर किसान के प्रति हमदर्दी ना हो, लेकिन हमदर्दी को प्रकशित करना होगा, उसके प्रति वो हमदर्दी दिखानी होगी। महज दिखाने भर से काम नहीं चलेगा, होना भी वैसा ही चाहिए जैसी जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।